देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस 620 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिभुज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो कि 10th के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, ये जो है ना सो त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है सो नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन, और भुज का मतलब होता है भुजा। मतलब जिस चीज़ में तीन ठो भुजा हो उसको हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। देखिए, यह जो है सो त्रिभुज का फिगर हो गया, जिसमें आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि इस त्रिभुज में जो है सो तीन ठो रेखा है, तीन ठो भुजा है और तीन ठो कोण है, जिसको हम ABC नाम से जो है सो इंडिकेट कर दिए हैं। देखिए, यह त्रिभुज जो होता है ना, सो तीन रेखाखंड से घिरा हुआ क्षेत्र को हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसको टी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यह त्रिभुज जो है सो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर के त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सभी त्रिभुज का मान अलग अलग होता है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और त्रिभुज का तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री होता है। अगर हम त्रिभुज का तीनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो उसका तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री होता है। और एक ठो होता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में क्या होता है, एक ठो एंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम आपको समझाते हैं कि त्रिभुज कहते हैं किसको। त्रिभुज किसे कहते हैं, आज हम आप लोगों को इसका सबसे पहले सूत्र परिभाषा लिखाते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को जो है ना सो नेक्स्ट क्लास में इसका जो चैप्टर भी लेकर के आएंगे। देखिए, ये जो त्रिभुज जो होता है ना, इसको हम ट्रायंगल के से सूचित, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए, त्रिभुज का हम परिभाषा लिखा रहे हैं। यह त्रिभुज का परिभाषा हुआ कि तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो है सो मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। लिखिए, यह कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। यह कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला हम लिखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। देखिए, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है ना, वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। इस प्रकार के एंगल में क्या होता है, सो 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसको जो है ना हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक ठो होता है आपको समकोण त्रिभुज। ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ओनली 90 डिग्री का एंगल बनता है। समकोण में ओनली जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनता है। हम सब आपको आगे बताते हैं। देखिए, इस प्रकार के ट्रायंगल को जो है ना समकोण कहते हैं। ये हम आगे आपको फिर इसके बारे में बताते हैं। और एक तो होता है
अधिक कोण त्रिभुज, इसमें होता है क्या, यह जो है ना सो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से ना छोटा होता है। हाँ, जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा उसको हम अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यह जो है सो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का था। अब देखिए भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो हो गया आपको समबाहु त्रिभुज। देखिए ई फिगर जो है तो समबाहु त्रिभुज का है, जिसका नाम हम दे दिए डी, ई और एफ। इसमें जितना एंगल है सभी एंगल जो है ना सो आपको 60 डिग्री का होगा। इसमें सभी एंगल कितना का होना चाहिए, 60 का समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद में एक तो होता है आपको समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या करता है, त्रिभुज को जो है ना तो 2 भाग में बांट देता है। देखिए इस प्रकार के फिगर को जो है ना हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका नाम दे दिए डी, ई, एफ, इसका नाम पी दे दीजिए। इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज जो है क्या करता है, तो त्रिभुज को 2 भाग में बांट देता है। और एक होता है आपको विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, जितना भी भुजा होगा ना उस सब का मान अलग अलग होगा। इसमें जितना भी भुजा होगा ना सब का मान जो है ना एक अलग अलग प्रकार होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका नाम हो गया PQR। देखिए इसमें जो भी भुजा है ना सब भुजा अलग अलग होगा। इसमें कोई भुजा आपको एक जैसा नहीं होगा, सब भुजा आपको अलग अलग दिखाई देगा। देखिए हम आपको इससे पहले बताए थे कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। इसमें देखिए इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फिगर जो आप देख रहे हैं सो समकोण त्रिभुज का है। देखिए समकोण त्रिभुज बहुत ही इम्पोर्टेंट त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या होगा, कोई एक ठो भुजा जो है ना आपको 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये जो बड़ा वाला भुजा आप देख रहे हैं जिसका नाम है AC, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको H के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ण। ये जो सीधा रेखा देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। इसको जो है हम P से इंडिकेट करते हैं। और इसके ठीक नीचे में इसका आधार हो गया, इसको हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बेस बोलते हैं। इसको जो है ना तो B से इंडिकेट करते हैं। देखिए यह समकोण त्रिभुज के बारे में हम बता रहे हैं आपको। समकोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होगा, कोई एक तो भुजा जो है ना आपको 90 डिग्री का होगा ही, जिसमें से सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और H के द्वारा उसको इंडिकेट करते हैं। और एक भुजा को लंब बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर P के माध्यम से उसको इंडिकेट करते हैं। और एक आधार होता है जिसको बेस बोलते हैं, उसको B से इंडिकेट किया जाता है। देखिए ये जो कर्ण जो होता है ना सो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और यह कर्ण जो है सो लंब और आधार से जो है ना सो ज़्यादा होता है। ये जो कर्ण होता है सो लंब और आधार से काफ़ी ज़्यादा होता है।
या कुछ भी ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भुजा होगा ना वो आपको कर्ण होगा, जो लंब और आधार के योग से भी ज़्यादा होगा। देखिए ये जो कर्ण है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर रहेगा ओनली कर्ण बराबर तो लिखेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में लिखिए लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर ओनली लंब बराबर रहेगा तो लिखेंगे रूट अंडर, देखिए ये लंब स्क्वायर में जो है ना रूट नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया, इसमें नहीं होगा, तो देखिए ये मिस्टेक हो गया। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, और लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना उसमें रूट नहीं होगा, और जिसमें स्क्वायर नहीं है उसमें रूट होगा। देखिए आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपको होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा, जिसमें स्क्वायर होगा ना उसमें रूट नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टेक से ये दिया गया, इसका नहीं, यहाँ पे सीधे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, और जहाँ पे स्क्वायर नहीं है वहाँ पे रूट होगा। आप लोग जो गणित पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते होइएगा, जो जहाँ पे स्क्वायर होता है ना वहाँ पे रूट नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर से जो है सो रूट उत्पन्न भी होता है और स्क्वायर से रूट कटता भी है। देखिए यह जो फार्मूला जो हम आपको लिखाए हैं ये 6 गो फार्मूला है, ठीक है। यह 6 गो फार्मूला जो है सो आप लोगों को समकोण त्रिभुज में जो भी सवाल बनाइएगा, जैसे आप लोग देखिए त्रिकोणोमेट्री पढ़ते होंगे, तो त्रिकोणोमेट्री में जो है ना आपको ज़्यादातर जो है समकोण त्रिभुज का जो है ना उपयोग करना पड़ता है, जिसमें ई फार्मूला आपको जो है ना बहुत ही काम देगा। यह फार्मूला का आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, यह फार्मूला आप लोगों को एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए वो समकोण त्रिभुज के बारे में था। देखिए आप लोग जो है जब पढ़ते होइएगा ना तो उसमें जो है आप लोगों को एक तो समरूप त्रिभुज आता है, जो त्रिभुज को समरूप कैसे किया जाता है। देखिए किसी भी त्रिभुज को चाहे आप सर्वांगसम कीजिएगा या चाहे समरूप कीजिएगा, तो उस त्रिभुज को जो है ना सर्वांगसम और समरूप करने के लिए जो उसको जो है ना 5 गो शर्त होता है। देखिए लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। त्रिभुज को सर्वांगसम या समरूप होने के होने के 5 शर्त होते हैं। त्रिभुज को सर्वांगसम या समरूप होने के 5 शर्त होते हैं। आप लोग ए का नाम सुने होंगे, इसका मतलब होता है एंगल, एंगल, एंगल। देखिए इसको हिंदी में जो है ना सो कोण 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 कहते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर 3 ठो कोण अगर आपको एक जैसा एक समान हो गया तो समझेंगे कि वह त्रिभुज जो है सो सर्वांगसम या समरूप हो गया। उसके बाद में देखिए एक ठो होता है आपको एस, इसका मतलब होगा साइड, साइड, साइड। इसको हिंदी में कहते हैं भुजा, भुजा, भुजा। देखिए उसके बाद में आपको होता है एएस, इसका मतलब हो गया एंगल, एंगल, साइड, कोण,
कोण भुजा। देखिए उसके बाद में होता है SAS। इसका मतलब हो गया आपको साइड एंगल साइड, ठीक है। और एक होता है आपको RHS। इसका मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। यह 5 ठो जो है किसी भी त्रिभुज को सर्वांग और समरूप करने के लिए जो है ना, सो यह 5 ठो का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला हम आपको लिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस जिसको आधार बोलते हैं, और एक होता है हाइट जिसको हम शीर्षलंब बोलते हैं। 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, या इसको ऊंचाई भी आप बोल सकते हैं। देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा AB प्लस BC प्लस AC। तीनों कोण का जो है ना, तीनों भुजा का योग को जोड़ देंगे, तीनों भुजा को जो मान होगा उस मान को जोड़ देंगे तो आपको परिमाप निकल जाएगा। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC/2। एक और होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बस इतना ही फॉर्मूला पे जो है तो आपको इस त्रिभुज में सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं प्रमेय 6.1 पर। ये जो थ्योरम जो हम आपको बना देंगे ना, उससे क्या होगा, जो आपको जो है ना सवाल बनाने में आसानी होगा। और यह प्रमेय जो है 6.1 से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप लोग प्रमेय 6.1 अगर सीख लेंगे तो आप ही लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यह प्रमेय जो है इसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक तो पाइथागोरस का प्रमेय भी होता है, ठीक है। एक तो थेल्स का विलोम भी होता है और पाइथागोरस का विलोम भी होता है। सबसे पहले हम आपको ये प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय है इसको हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको सीखिएगा। यह जो है आप लोगों को परीक्षा में बार बार आते रहता है। देखिए सबसे पहले जो है हम इस प्रमेय का कथन लिखते हैं। एग्जाम में अगर आप प्रमेय का कथन लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और कथन के साथ अगर उसका पूरा अगर डिफिनीशन को पूरा कर देते हैं तो आपको 5 नंबर का पूरा 5 नंबर मिलेगा। देखिए कथन हम लिख रहे हैं, प्रमेय 6.1 है। यदि किसी त्रिभुज के, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कथन को जो है सो याद कर लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में
विभाजित हो जाती है। देखिए यह जो है सो कथन हो गया। इस कथन को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो परीक्षा में 2 नंबर मिलेगा। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए इस कथन में लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए इसमें जो है कह रहा है क्या, जो कोई एक त्रिभुज है जिसका एक ठो भुजा समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ जो है ना बिल्कुल सीधा हो, कहीं पर जाकर वह प्रतिच्छेद नहीं होता हो, उसको जो है ना सब समांतर बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम फिगर बना रहे हैं। देखिए इसका नाम हो गया ए, बी और सी। प्रश्न में कह रहा है कि एक भुजा जो है सो दूसरे भुजा का जो है ना समांतर है। देखिए इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दे दिए ई। ये जो डी ई को देख रहे हैं सो बी सी का जो है ना सो समांतर हो गया। बी सी का क्या हो गया, समांतर हो गया। देखिए समांतर का मतलब होता है कि ये दोनों रेखा जो है ना एक बिल्कुल एक सीध में है। दोनों को अगर हम बिल्कुल सीधा बढ़ाते हुए जाएंगे, अगर कहीं पर जाकर अगर यह प्रतिच्छेद नहीं होता है, अर्थात कहीं पर जाके कटता नहीं है, तो इस प्रकार के 2 ठो लाइन को जो है ना तो समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो समांतर रेखा है ना, इसका नाम है डी ई और एक ठो हो गया आपको बी सी। देखिए इसमें जो है ना कुछ हम रचना कर दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्या किए हैं, इसको जो है ना इस एंगल से इसको मिला दिए हैं। ये जो मिलाए हैं सो 90 डिग्री का है। ये जो मिलाए हैं ना जिसको 90 डिग्री का है। एक ठो का नाम दे देंगे एम और एक ठो का नाम दे दिए एन। इसमें भी रचना कर देंगे। रचना करने से क्या होता है, इस सब में ट्रेंगल बन जाता है। देखिए नीचे में ये जो डी ई और बी सी आप देख रहे हैं, यह एक ट्रेपीजियम हो गया। और यह ट्रेपीजियम में जो हम रचना कर दिए, बी से ई को मिला दिए हैं और डी से सी को मिला दिए हैं, इससे होता है कि यह जो है सो ट्रेंगल का आकार में हो गया। अब इससे हमको क्या होगा, इसको जो है ना एक ही अनुपात में अगर इसको हम विभाजित करेंगे ना तो हमको फिर समस्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऊपर में भी हम जो है ना रचना किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या किए हैं, डी से एम को मिला दिए हैं और ई से एन को मिला दिए हैं। डी से एम को जो मिला है और ई से जो एन को मिला है सो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ही सीधा रेखा है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इस त्रिभुज में से हम लिख रहे हैं, दिया हुआ है कि जिस प्रकार से परमेय 6.1 बना रहे हैं उसी प्रकार से परमेय 6.2 भी बनेगा। देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी जो है ना सो एक त्रिभुज है। दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये जो भुजा बी सी है उसके समांतर जो है ना सो डी ई खींचा गया है, जिसमें भुजा बी सी के समांतर, भुजा बी सी के समांतर, भुजा बी सी के समांतर खींचा गया जो है ना, समांतर खींची गई एक रेखा, खींची गई एक रेखा जो कि अन्य 2 भुजा को अन्य 2 भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को डी तथा ई पर काटती है, डी तथा ई पर काटती है। ये जो हम लिखे हैं सो फिगर में से लिखे हैं। ठीक है, हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है क्या, इसमें देखिए हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है क्या, आप प्रूव करके दिखाइए कि ये जो ए डी है सो डी बी के बराबर है। तो ए डी बट्टा डी बी बराबर, उसके बाद ये ए ई जो है सो ई सी के बराबर है। देखिए ए डी जो डी बी के बराबर है और ए ई जो ई सी के बराबर है, यही दोनों को हमको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है प्रूफ लिखिए। देखिए प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। देखिए इसका हम जो है ना प्रूफ लिख रहे हैं।
ध्यान दीजिए। देखिए ये जो प्रूफ लिखेंगे ना, सो फिगर में से लिखेंगे। देखिए फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में कह रहा है क्या, ये जो बी जो है ना, ये जो आप बी देख रहे हैं और ई जो देख रहे हैं, बी को हम ई से मिला दिए हैं, सी को हम डी से मिला दिए हैं। इसको अगर हम मिला दिए हैं तो इससे वो क्या हो गया, ये जो डी एम आप देख रहे हैं ना, ये डी एम जो है सो ए सी पर जो है ना सो परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया है। और ये जो ई एन को आप देख रहे हैं सो ए बी पर जो है लंब हो गया है। देखिए हम नीचे में लिख रहे हैं, प्रूफ में लिख रहे हैं, लिखेंगे बी से ई को, बी से ई को तथा सी से डी को, सी से डी को मिलाया गया है, सी से डी को मिलाया गया है, बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया गया है। और ये फिगर में देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो डी एम जो है सो परपेंडिकुलर हो गया आपको ए सी पर, तथा ये ई एन जो है सो परपेंडिकुलर हो गया आपको ए बी पर। यह जो है सो आपका प्रूफ में देती है। देखिए यह प्रूफ हो गया। अब हम आइए इसमें जो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देखिए ऊपर में जो है सो ए डी ई ट्रायंगल है, ऊपर वाले ट्रायंगल को कहेंगे ए डी ई। जिस ट्रायंगल में हम जो है सो कंस्ट्रक्शन किए थे, डी से एम को और ई से एन को मिलाए थे, तो सबसे पहले हम ए डी ई का जो है ना सो क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद में इस नीचे वाला में बी डी और ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। यही ए डी ई और बी डी ई का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना, यही क्षेत्रफल दोनों को जो हम निकाल लेंगे, तो इसमें ये जो ए डी है सो डी बी के बराबर हो जाएगा और ये जो ए ई है सो ई सी के बराबर हो जाएगा। देखिए हम प्रूफ में आपको दे दिए हैं। लिखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो हम इससे पहले अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखाए थे जिसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे कि होता है आपको वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए इसमें 1/2 तो हो गया, और फिगर में देखिए इसका आधार जो होगा सो आधार हो गया आपको ए डी और ऊंचाई जो है सो आपको ई एन हो गया। लिखेंगे 1/2 गुने इसका आधार है ए डी, तो 1/2 गुने ए डी और ऊंचाई हो गया आपको ई एन, ए डी गुने ई एन। अब हम आपको जो है ना बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि आपको अभी थोड़ा देर पहले जो है सो हम आपको फिगर में दिखा दिए थे। लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हम लिखाए थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लिखिए 1/2। और देखिए ये जो बी डी ई आप देख रहे हैं, इस बी डी ई में जो है सो आपको आधार क्या हो गया, इसमें लिए थे ए डी, तो इसमें आधार हो जाएगा आपको डी बी। और ये जो ऊंचाई है सो दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा, जिसको लिए थे ई एन मान लिए थे, ई एन जो तभी इसमें ऊंचाई हो गया। लिखिए इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो ए डी ई का क्षेत्रफल हम ए डी ई का क्षेत्रफल थोड़ा देर पहले निकाले थे, तो आया हुआ था 1/2 गुने ए डी गुने ई एन, और बी डी ई का जो अभी निकालने हैं जो आपके सामने में है 1/2 गुने डी बी गुने ई एन। देखिए इसमें 1/2 ई एन और ई एन कट रहा है, आपको बच गया ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बच गया। देखिए यह जो है सो आपको त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई का क्षेत्रफल निकला है ए डी बट्टा डी बी। अब देखिए आप फिगर पे आइए, फिगर में देखिए ये जो बी डी ई का जो क्षेत्रफल निकाले हैं थोड़ा देर पहले वो हो गया। उसके बाद में इसमें देखिए इसमें 2 गो ट्रायंगल है, एक तो हो गया बी डी ई हो गया और एक हो गया डी ई सी हो गया। अब जो हम निकालेंगे सो बी डी ई का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे, उसके बाद में डी ई सी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखिए इधर देखिए फिगर के बाद फिर से देखिए
थोड़ा देर पहले इसमें हम ADE और BDE का क्षेत्रफल निकाल। देखिए इसमें होता है क्या, त्रिभुज में जो है ना, सो आपको क्या करना पड़ता है, सो क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, ठीक है ना। और जो भी क्षेत्रफल निकालिएगा वो आप फिगर को देख के फिगर के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम अभी आपको निकाल रहे हैं ADE का, फिर से निकाल रहे हैं, उसके बाद में DEC का। ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ADE, इसी ट्रायंगल के साथ ही नीचे वाला दोनों ट्रायंगल का जो है ना आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें देखिए लिखेंगे 1/2 गुने, इसमें देखिए आपका आधार जो होगा ना, सो आपका आधार इसमें हो जाएगा AE हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका आधार जो होगा सो हो जाएगा आपको AE, क्योंकि इससे पहले हम AD लिए हुए थे और इसमें अभी जो लिए हैं सो दूसरे वाले ट्रायंगल के हिसाब से लिए हैं। तो इसका आधार हो जाएगा आपको AE और इसका जो ऊंचाई जो होगा ना सो आपको हो जाएगा DM। देखिए दोनों में परिवर्तन होगा। इससे पहले जो हम लिए हुए थे सो EN लिए हुए थे ऊंचाई के रूप में, लेकिन अब जो इसको जो चेंज करके ले रहे हैं E के थ्रू ले रहे हैं। E के थ्रू से जो है ना सो इसका ऊंचाई जो होगा सो आपको DM हो जाएगा और इस त्रिभुज का आधार जो है सो AE हो जाएगा। लिखिए अब लिखिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें देखिए आपको हो जाएगा 1/2 गुने, इसमें देखिए लिए थे AE लिए थे, क्या लिए हुए थे, तो AE लिए थे। इसमें हो जाएगा EC और गुने इसका ऊंचाई वहीं रहेगा DM। लिखिए इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुने AE गुने DM बट्टा 1/2 गुने EC गुने DM। देखिए DM और DM कट गया, 1/2 कट गया, तो आपको बच गया AE बट्टा EC। इसमें हमको यही प्रूफ करना था AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो लिखिए इसीलिए इसे पहले जो निकाले थे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, जिसमें हमको आया था AD बट्टा DB इतना बराबर, ये जो हम ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और DEC का भी निकाल रहे हैं, उसमें हमको आया AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। यही हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। देखिए इसी के आधार पर जो है ना सो आपको जो है ना क्वेश्चन भी बनेगा। यह जो है ये जो प्रूफ किए हैं यह एक प्रकार से जो है फॉर्मूला के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अभी जो आप प्रश्नावली बनाइएगा आगे, जिसमें आप प्रश्नावली 6.2 में जो है इस फार्मूला से आपको सवाल बनेगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। यह जो टॉपिक है सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखिए और इसको सीखिए, इसको सीखिएगा तो आप लोगों को परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखिए और बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।